नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती एक बार फिर से द एनालिसिस हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 5 हमारी चल रही है, जिसमें चैप्टर 2 हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था सबसे पहले पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में आपने ये पढ़ा, मतलब पॉलिटी में आपने ये पढ़ा था कि पॉलिटी जो है हमारी 3 अंगों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा है लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो लेजिस्लेचर जो है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका। विधायिका हमने समझा। विधायिका के बाद हमारा दूसरा जो पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कहा जाता है। और कार्यपालिका में हमारा कौन आता है, तो कार्यपालिका में हमारा आता है एग्जीक्यूटिव में हमारी आ जाती है, जैसे अभी मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताता हूँ। फिर तीसरा जो है हमारा न्यायपालिका आ जाती है। तीसरा हमारा है न्यायपालिका। ठीक है। तो न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको जुडिशरी सिस्टम के बारे में आगे बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि ये भी एक अलग ही टॉपिक है। सबसे पहले हमने विधायिका के बारे में पढ़ा था कि विधायिका क्या काम करती है। किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का या सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबकी अपनी एक लेजिस्लेचर होता है। जो लेजिस्लेचर का काम है, विधानमंडल का काम है, नियम और कानून बनाने का काम करती है। इसका काम क्या है, तो नियम और कानून बनाने का काम करती है। तो ये लॉ मेकिंग कही जाती है, ये लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ठीक है, ये लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है। तो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है ये। तो इसका काम है नियमों को बनाना, नियमों को बनाना, कानून को बनाना। अब कानून बने हुए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, तो जो भी विधायिका, जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है हमारी कार्यपालिका। अगर हम इसे सेंट्रल लेवल पर देखते हैं, बात समझिएगा, एक छोटा सा पार्ट बता रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर अगर देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव करने के लिए हमारे पास होती है 2 पावर होती है। एक होती है जो सेंट्रल में, जैसे अगर देखा जाए तो 2 पावर हमारी कैसी हो गई, एक पॉलिटिकल पावर होती है, और दूसरा अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जो प्रशासनिक तौर पर हमारे अधिकारी गण हैं, जो कि स्थायी रूप से काम करते हैं उसके लिए। और दूसरा जो है पॉलिटिकल, जो कि अस्थायी रहता है। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन ये काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। तो जो भी आपने संसद की बात कर रहे हैं, जैसे संसद हमारा क्या हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया हमारा, तो ये विधायिका हो गई। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट हमारा विधायिका है, लेजिस्लेचर है। इसमें 2 हाउस हमने पढ़े हुए थे। 2 हाउस में हमारा जैसे अपर हाउस होता है, जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस हमारा राज्यसभा है, लोअर हाउस हमारा लोकसभा है। तो यहाँ पर जो भी नियम कानून बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होगा, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारा मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो साथ में रहेंगे। और साथ में एक ऐसा नाम मात्र का बोलते हैं, नॉमिनल है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये क्या काम करेगा कि जो भी विधायिका है, जो भी लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाती है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम इनका होता है। और यही क्या कहलाती है, कार्यपालिका कहलाती है, एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ठीक है। अब इसको अगर हम अपने स्टेट लेवल में देखते हैं, तो स्टेट लेवल पे अगर बात करते हैं, तो हमने क्या बताया कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को, विधायिका मतलब जो भी लेजिस्लेचर आपको कानून बना के देता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम आपका कार्यपालिका करती है, कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका का काम क्या है, तो जो लॉ बने हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करे, जो लॉ बनाया गया है विधायिका के द्वारा, उस कानून को इम्प्लीमेंट करे, उसे लागू कराया जाए। अब ये जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जो है, ये 2 प्रकार से अपना काम करती है। ये इसकी पावर को हम 2 प्रकार से बांटे हुए, इसकी पावर को हम यूं कह दें कि इसे हम 2 प्रकार से इसके पावर को बांट दिए। एक जो हमारा पूरी तरह से परमानेंट होता है, जो एक पावर आपकी कैसी है, स्थायी है, एक तरीके से पूरी तरह से स्थायी है। और एक पावर जो है आपका अस्थायी है, परमानेंट नहीं है लेकिन है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, तो यह पावर जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर में आ जाता है। ये पावर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर में आता है। तो जैसे आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी की है, एमपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी किए हैं,
और आप जो है डिप्टी कलेक्टर जो है बनकर आते हैं या कलेक्टर बनकर आते हैं। तो ये जो आप कलेक्टर बन के आ रहे हैं, आपने जो भी काम किया है वो आपके द्वारा काम, जो भी आप काम करेंगे वो परमानेंट है। और परमानेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट है जब तक आपका रिटायरमेंट ना हो जाता है, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है। तो ये जो है आपका सर्टेन टेन्योर के लिए आपका होगा, ये बोल सकते हैं, ये इनका एक सर्टेन टेन्योर होता है, उस टेन्योर तक ये काम करेंगे अपना। और ये परमानेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो अलग बात है कि आप किसी गलत कामों में पकड़े गए हैं तो आपको निकाला गया है, लेकिन काम करते हुए या किसी काम को जो लॉ को फॉलो कराते हुए आपको नहीं निकाला जाएगा। ये परमानेंट आपका पोस्ट होती है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन आ जाते हैं? प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारी ए ग्रेड से लेकर आपके सी ग्रेड तक के जितने भी अधिकारी गण हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोक सेवक अधिकारी बोल सकते हैं, जिसे हम पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, अस्थायी की बात करते हैं तो इसमें हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड आता है। इसमें हमारा क्या आएगा? पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कौन आ जाएगा? तो देखो, राज्यपाल जो होता है, जैसे हमारे सेंट्रल लेवल में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास, सबसे बड़ी पावर होती है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट होता है। वैसे स्टेट की पावर की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसे गवर्नर कहेंगे हम। तो गवर्नर जो है हमारा सबसे बड़ा पावर होता है हमारे स्टेट में। लेकिन ये कैसा पावर है? नाम मात्र की पावर है। ये कैसा है? नॉमिनल है, बस ये सिर्फ नॉमिनल है कि इसके नाम से काम किए जाएंगे, लेकिन इसके पास पावर नहीं है। पूरी पावर जो है रियल में, जो वास्तविक पावर होती है रियल में अगर देखेंगे तो वास्तविक रूप से जो पूरी तरह से उस शक्तियों को यूज कर रहा होता है उसे कहा जाता है हमारा चीफ मिनिस्टर। और उस चीफ मिनिस्टर के साथ एक मंत्री परिषद होती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परिषद मिलकर मुख्यमंत्री के साथ सारे पावर का यूज करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर और प्लस इसके इनकी काउंसिल, जो काउंसिल मिनिस्टर जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो काउंसिल मिनिस्टर जो हैं वो इनमें शामिल होंगे। और यही आपके कार्यपालिका का काम होता है, इन्हीं का वास्तविक कार्य होता है काम करने का। तो याद रखिएगा कि विधायिका जो लेजिस्लेचर जो भी लॉ या कानून बनाती है, मतलब हमारे विधानमंडल की बारे में बात कर रहे हैं, एमपी के विधानमंडल की बात कर, तो एमपी का विधानमंडल विधानसभा है। अब विधानसभा में आपने एक नियम बनाया है, उस नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो पावर है। एक पावर जो एडमिनिस्ट्रेटिव के पास है, एक पावर जो है पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर में आपका गवर्नर के साथ आपके चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, और चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी कौन है? काउंसिल मिनिस्टर जो है, जिसे हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो इस टाइप से हमारी पावर और इस टाइप से उसके काम को बांटा गया है। तो इतना बात समझ में आया होगा। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि जो हमारे कार्यपालिका है वो दो प्रकार से तो है, एक स्थायी है और एक अस्थायी है। स्थायी में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाता है, प्रशासनिक अधिकारी जन आ जाते हैं, और अस्थायी में आपका पॉलिटिकल आ जाता है। पॉलिटिकल में जो नॉमिनल होता है, नॉमिनल कौन है? नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है हमारा राज्यपाल। मतलब गवर्नर का कोई ऐसा रोल नहीं है कि ये अलग से काम कर रहा होगा। उनकी शक्तियों को लेकर, उनके पावर को लेकर मंत्री परिषद और चीफ मिनिस्टर जो है हमारा वो काम करेगा। जो काउंसिल मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि राज्यपाल जो है हमारे स्टेट की जो काउंसिल की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो काउंसिल नहीं, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारा नॉमिनल आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल के कहानी से पहले हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्या संविधान ने उसे बनाकर कोई पावर दी है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे कोई पावर देता है? तो सबसे पहले तो देखिएगा, तो भारत संविधान राज्य में सरकार के उसी स्वरूप की परिकल्पना करता है जो यानी संसदीय प्रणाली के रूप में है। तो इतना बात नहीं समझ में आया होगा, तो ऐसे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमको वो पावर देती है जो हमारे पास पार्लियामेंट सिस्टम, हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है सेंट्रल में, जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है सेंट्रल में, कि जैसे आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में सबसे अभिन्न अंग होता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसा है? ये नॉमिनल है। राष्ट्रपति कैसा है? नॉमिनल है।
मतलब नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है। कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो नाम मात्र की होती है राष्ट्रपति में। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं दो हाउस, एक कहा जाता है लोकसभा और दूसरा कहा जाता है राज्यसभा। तो राज्यसभा हमारी कैसी हाउस है, तो राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस और लोकसभा को कहा जाता है हमारा लोअर हाउस। ठीक है, तो ये सेम हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, हमारी जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम आपको पार्लियामेंट सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसे विधायिका कहा जाता है। विधायिका बोल सकते हैं या विधानमंडल बोल सकते हैं स्टेट में जो हमको पार्लियामेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि नाम मात्र अधिकारी हमारा राज्यपाल है जो कार्य करेगा। जो राज्यपाल गवर्नर जो है वो नाम मात्र का नॉमिनल ऑफिसर देखेगा। ठीक है, उसके लिए फिर उसके बाद हमारा आता है विधानसभा। विधानसभा मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, तो लेजिस्लेटिव, इसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो राज्यों में असेंबली है वो इसके साथ मिलकर काम करेगा, राज्यपाल और असेंबली से साथ मिलकर काम करेगा। और जिन राज्यों में आपका विधान परिषद भी है तो वो तीनों से मिलकर काम करेगा, और विधान परिषद जो है अपर हाउस कहा जाता है। तो जिस प्रकार हमारे संविधान ने पार्लियामेंट सिस्टम जो है सेंट्रल के लिए दिया हुआ है, उसी प्रकार हमारा संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक विधानमंडल, एक लेजिस्लेचर के लिए गठन किया हुआ है। ठीक है, अब संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इसकी चर्चा की गई है, ये भी एक क्वेश्चन बनाता है आपका। देखो ये जो टॉपिक है ना वो आपका यूनिट 5 में तो है ही, मतलब एमपी पॉलिटी में तो पढ़ना ही, साथ में आपका जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे उसमें भी ये आता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 6 में, संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल 152 से 237 तक इन राज्यों के सरकार के काम के बारे में बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन ये बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए संविधान में कौन से पार्ट्स की रचना की गई, कौन से भाग की रचना की गई है, तो याद रखिएगा कि संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 आर्टिकल्स नंबर की अगर बात करेंगे तो 152 से लेकर 237 आर्टिकल्स जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। जिसमें अब राज्य कार्यकारी की बात करते हैं, कार्यकारी के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक आता है। विधायिका की बात कर रहे हैं, विधायिका मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो लेजिस्लेचर जो है आर्टिकल आता है 68 से 168 से 212, मतलब 212 आर्टिकल इसके बारे में कहता है। जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो जुडिशरी सिस्टम 214 से लेकर 231 आर्टिकल जो है जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करता है। हर एक स्टेट की अपनी एक जुडिशरी सिस्टम होगी, अपना एक न्यायपालिका होगी। तो याद रखिएगा कि पॉलिटी का और संविधान में, दोनों में अंतर क्या है कि संविधान नियमों का एक पुस्तक है और उन नियमों को चलाने के लिए पॉलिटी की आवश्यकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था कहा जाता है। हर एक स्टेट अपनी संविधान के अनुरूप ही अपने स्टेट में क्या करता है, काम करता है, उसे सुचारू रूप से चला के रखता है। ठीक है, तो ये सारी पावर हमको संविधान देता है और उसको हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहलाती है, पॉलिटी कहलाती है, राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो याद रखिएगा कि जब हम राज्य के कार्यकारी के बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव की बारे में बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है, कार्यपालिका जो है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में वर्णित किया गया, किस आर्टिकल में इसे नॉमिनेट किया गया है, तो इसे याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक हमारे एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, कार्यपालिका के बारे में बात करता है। विधायिका के बारे में बात करेंगे तो 168 से 212 मतलब 212 आर्टिकल जो है विधायिका, लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। और जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, किसी भी स्टेट के लिए जुडिशरी सिस्टम आर्टिकल नंबर 214 से 231 में इसके बारे में कहा गया है। और संविधान के किस भाग में ये स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, रखा गया है, तो संविधान का भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहता है। इतना बात याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, तो हमने बोला कि हमारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसको हम देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर को हमने दो टाइप से बांटा हुआ है। सबसे पहली पावर है आपकी पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो पॉलिटिकल को देखेंगे तो इसके दो बैकग्राउंड है। एक हमारा है नॉमिनल, तो जो नॉमिनल चार्ज जिसको मिल रहा है, या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसे कह सकते हैं, ये होते हैं हमारे राज्यपाल। ये कौन है, तो ये हमारे गवर्नर होते हैं, जो नाम मात्र के हैं लेकिन इनके पास पावर है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने देकर रखी। तो आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 153 जो कि गवर्नर के बारे में बात करता है। तो
राज्यपाल ना तो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनाता है कि राज्यपाल का जो चुनाव है, वोट है, वो किसके द्वारा होता है, तो हमारे द्वारा नहीं होता है। मतलब इसे कोई भी स्टेट के किसी भी स्टेट की जनता द्वारा, वहां के जो लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसके क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो मतलब ये पीपल्स के द्वारा नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्टली ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, निर्वाचक मंडल द्वारा इसे चुना जाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, तो देखो याद रखिएगा कि जितने भी स्टेट में हमारे एमएलए होंगे वो इसमें वोट डालेंगे, ठीक है। हमारे स्टेट के एमएलए हो गए, जो हमारे स्टेट में जितने भी एमएलए हैं वो इसमें वोट डालते हैं। तो हमने उनको चुना है, उन्होंने हमारे लिए गवर्नर को चुना है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि ज़्यादातर वही होता है कि जिस भी गवर्नमेंट चल रही होती है उन्हीं के द्वारा गवर्नर भी चुना जाता है। जैसे भाजपा की चल रही है तो भाजपा ही अपना गवर्नर लाकर दे देगा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में भी होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम चुनाव आपके गवर्नर का होता है। तो आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल के चुनाव के बारे में बताता है, राज्यपाल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कि अभी आर्टिकल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नर का चुनाव कैसे होगा, गवर्नर की क्या क्या पावर्स है ना। अब एक और बात याद रखिएगा कि एक उसे राज्य से दूसरे राज्य में स्थानित किया जा सकता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर लिया जा सकता है या किया जा सकता है हमारे राज्यपाल को। तो ये भी एक शक्ति है, और ये शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरी बात करते हैं कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर जो है, द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय, तो अपॉइंटेड बाय किसके, तो प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है हमारे राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब इसने उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री की सलाह पर ही स्थानांतरित किया जाता है। मतलब अगर उनको ऐसा लग रहा है कि एक या दूसरे राज्य में उसे ट्रांसफर लिया जा सकता है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे स्टेट की काउंसिल मिनिस्टर्स होंगे, जो भी मंत्रिपरिषद है, उनके सलाह लेना पड़ेगा और फिर राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, स्थानांतरित कर सकता है। अब भारत के राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के राज्यपाल को हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं, ये उनको पावर देती है संविधान में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो कुछ फैक्ट हैं। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो कि आपके एग्जाम में आती है, बार बार पूछी जाती है। तो क्वालिफिकेशन है, किसी भी राज्य के राज्यपाल होने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि ही मस्ट हैव द कंप्लीट 35 ईयर ऑफ एज, है ना। तो मिनिमम अगर बात करेंगे कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया है हमारे यहाँ पर, मिनिमम एज 35 होगी। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट है आपकी 35। अगर आपकी एज 35 है और आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होते हुए और इन एज को कंप्लीट करते हुए आप भारत के राज्यपाल बनने योग्य हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप राज्यपाल बनने के योग्य हैं, तो आपके पास तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि यह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ना आप विधान परिषद का सदस्य हो, ना ही आप विधानसभा का सदस्य हो, किसी भी हाउस के आप मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करते हैं, उसके पास कोई भी लाभ का कार्यालय नहीं होगा। जैसे आप एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर होते हुए आप सोच रहे हैं कि भारत के मतलब किसी स्टेट के राज्यपाल बन जाए, तो नहीं, आपको पहले उस पोस्ट में से रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाकर आप इलेक्ट हो सकते हो किसके लिए, राज्यपाल के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि क्वालिफिकेशन क्या है कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। एज क्या होगी, तो मिनिमम एज आपका 35 एज है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का आप सदस्य नहीं होना चाहिए, और आपके पास किसी भी प्रकार का लाभ का पद न होना चाहिए, कोई भी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है किसी भी स्टेट के राज्यपाल होने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो सबसे पहले पावर के बारे में बात करते हैं कि पावर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के पावर क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, तो जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होंगी वह पावर आपके पास होगी गवर्नर के पास। लेकिन मैं बताया ना कि ये नॉमिनल है, मतलब नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, देखने का है,
पीछे से सारा काम कौन करेगी, आपकी मंत्रिमंडल जो है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्लस चीफ मिनिस्टर जो है वो आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर इसको देकर रखे हमने। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर जो है हमारे पास होती है, विधायकी शक्ति जो है ये इनके पास है कि नियम और कानून अगर बनाना है, नियम और कानून बनाना है तो पावर ऑफ गवर्नर के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस अगर निकालना है तो वो भी ये पावर किसके पास है, गवर्नर का। मतलब मंत्रिमंडल चाह रहा है या चीफ मिनिस्टर को चाह रहा है कि कोई ऑर्डिनेंस पास करना है, तो बिना पावर आपकी गवर्नर के या बिना उसके अलाउ करे आप इस ऑडियंस को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जुडिकल पावर्स हैं, कुछ न्याय की शक्तियां होती है कि क्षमा दान कर सकते हैं। मतलब फांसी के अलावा, फांसी के अलावा अगर आपको ऐसा, राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि इनकी सजा को कम कर दिया जाए या इनकी सजा को पूरी की पूरी कम कर दिया जाए, तो ऐसी शक्तियां उनके पास है। फाइनेंशियल की अगर बात करें, फाइनेंशियल पावर भी हमारे गवर्नर के पास होती है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां जो है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस जो पावर है वो भी जुडिकल पावर्स है, और फाइनेंशियल पावर जो है हमारे गवर्नर के पास होती है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन नाम मात्र के कार्यकारी अधिकारी होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे गवर्नर। ठीक है, क्योंकि हमारी मंत्रिमंडल और हमारे जो मंत्रीगण हैं और साथ में हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं जो आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं आर्टिकल से। तो सबसे पहले, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल होने के लिए आपके पास आर्टिकल है, तो राज्य के राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल कवर करता है, तो आर्टिकल नंबर 153 राज्य के राज्यपाल की परिभाषा, उनके बारे में बात करता है। राज्य के राज्यपाल की परिभाषा। अब राज्य के राज्यपाल की जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, आर्टिकल नंबर 154 में इसके बारे में कहा गया है कि जितनी भी कोई भी राज्य की कार्यकारी शक्ति उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। किसी भी राज्य की कार्यकारी शक्ति उस राज्य के राज्यपाल के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट उस राज्य के राज्यपाल के पास है। तो आर्टिकल नंबर 154 इसके पावर देता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो अपॉइंटमेंट बाय राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 156। आर्टिकल नंबर 156 पद के कार्यकाल, मतलब आप याद रखिएगा कि एक बार आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप चुन जाते हैं, तो आपके लिए टेन्योर कितने साल का, तो 5 सालों के लिए। आफ्टर 5 ईयर आपको फिर से री इलेक्शन करवाना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन आपके होंगे। तो आपके टेन्योर कितने साल का होगा, राज्यपाल का टेन्योर आर्टिकल नंबर 156 में 5 सालों के बारे में बात की गई है। 157 में क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, तो आर्टिकल नंबर 157 राज्यपाल की पूर्व नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि योग्यताएं हैं कि भैया सबसे पहले तो आप नागरिक होंगे। क्या होंगे, आप नागरिक हैं, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आपकी मिनिमम एज कितनी होगी, तो मिनिमम एज जो है आपकी 35 होनी चाहिए। 35 एज जो है मिनिमम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप विधानसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर ना हो, या आपने किसी पद के कोई लाभ का पद धारण ना किया हो। आप किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब किसी ऑफिसर के पद पे हो, किसी भी पद पर ना हो, तभी जाकर आप क्या हो सकते हो, क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करोगे। आर्टिकल नंबर 157 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 158 राज्यपाल के कार्यालय की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, कुछ शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ गवर्नेंस जो है उनके बारे में आर्टिकल नंबर 158 में कहा गया है। तो आप फिर से याद करो कि 153 जो कि राज्य के राज्यपाल के बारे में बात करता है, 154 जो राज्य की कार्यकारी शक्ति, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो राज्यपाल के पास होती है। फिर उसके बाद है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट कौन देती है, तो राष्ट्रपति जो है उसे नियुक्त करता है। फिर उसके बाद है 156 में टर्म के बारे में बात किया है कि गवर्नर का कार्यकाल कितने समय का होगा, तो 5 सालों का होता है। और 157 की अगर बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट अ गवर्नर, तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो सिटीजनशिप हो गई भारत की। फिर उसके बाद मिनिमम एज 35 होना चाहिए, विधान परिषद या विधान मंडल या विधानसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद में आप धारण नहीं होंगे। और फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 158, तो कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ बात करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति जो है जैसे शपथ लेता है वैसे ही हमारे राज्यपाल को भी शपथ लेनी है। तो आर्टिकल नंबर 159, आर्टिकल नंबर 159 जिसमें
शपथ के बारे में बात की गई है, ओथ के बारे में बात की है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे एक क्वेश्चन बनाता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसके समक्ष जो है शपथ लेने वाला है, ये क्वेश्चन बनाता है कि राज्यपाल जो है किसके सामने शपथ लेगा। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम होता है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। तो वही आपको क्या दिलाएंगे, तो न्यायाधीश जो है, हमारे न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हैं, वही आपको राज्यपाल को क्या दिलाने वाले हैं, ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगर कुछ समय के लिए, जैसे कुछ समय ऐसा आ गया है कि बहुत मतलब सर्टेन टाइम चल रहा है, तो उस समय 160 आर्टिकल लगाकर राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है, जैसे कार्यकारी राज्यपाल भी कहा जाता है ना। तो इस समय हम लगा सकते हैं कार्यकारी राज्यपाल के रूप में आर्टिकल नंबर 162 में कहा, मतलब एक्टिंग ऑफ राज्यपाल बोल सकते हैं, या राज्यपाल ऑफ एक्टिंग कह सकते हैं। तो कार्यकारी राज्यपाल के रूप में आर्टिकल नंबर 60 का यूज करते हुए राज्यपाल के जगह पर आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आर्टिकल नंबर 160 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 161 जहां पर क्षमादान करने की बात करती है, कुछ ग्रांट जो है उसको देने की बात करते हैं। सिर्फ यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर कम करने की बात है, छूट देने की बात नहीं है। ठीक है, कुछ मामलों में आप छूट दे सकते हो, लेकिन पूरी तरह से हटाने की पावर, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, वो भारत मतलब मध्य प्रदेश का रहने वाला है, मध्य प्रदेश में रह रहा है, अब उसको लग रहा है कि उसकी फांसी की सजा जो है रोक दी जाए। वो क्या चाह रहा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मिले। तो राज्यपाल के पास पावर है कि सजा को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन उसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से हटा नहीं सकते। तो फांसी की जो सजा है, वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि फांसी की सजा को रोक सकते, उनके पास शक्ति है, इनके पास शक्ति है 161 के आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 162 तो ये कहता है राज्य की कार्यकारी शक्ति का ये विस्तार कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इतने आर्टिकल्स जो हैं आपके क्वेश्चंस जो है यहीं से बनते हैं, इन आर्टिकल से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, ये तो हो गई राज्यपाल के बारे में, मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बता दी, राज्यपाल के बारे में बता दी। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, कब थे और कैसे थे। ठीक है, तो शुरुआत में अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 13 मई 1957 तक रहा है। ठीक है, 13 मई 1957 तक रहे। तो इसे याद रखिएगा कि पट्टाभी सीतारामैया जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी कहे जाते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी आपके पट्टाभी सीतारामैया। दूसरे नंबर पे जो आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं श्री हरि विनायक पाटेसकर। इनके बारे में आप याद रखिएगा कि राज्यपाल के तौर पर एमपी के एक ऐसे एमपी के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर काम किया है। ठीक है, तो सबसे लंबा राज्यपाल के पद पर काम किया है, जिनका नाम है श्री हरि विनायक पाटस्कर। ठीक है, तो 14/6/1957 से 10/2/1965 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 7 वर्ष इनका जो कार्यकाल रहा है सबसे लंबा था, इनका टेन्योर जो है सबसे लंबा रहा है, 7 साल 7 ईयर्स 7 मंथ और 27 डेज तक इन्होंने कार्यकाल किया है एमपी के गवर्नर के तौर पर। तो इनके बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले जो फर्स्ट थे, तो फर्स्ट गवर्नर की बात करेंगे, तो फर्स्ट गवर्नर हमारे हैं पट्टाभी सीतारामैया, जिनका कार्यकाल जो है लॉन्ग टर्म टेन्योर जिनका सबसे ज्यादा रहा है, वो है हमारे श्री हरि विनायक पाटेसकर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेंगल राव रेड्डी, और फिर उसके बाद है हमारे इन्हें कहा जाता है श्री पीबी दीक्षित, कार्यवाहक थे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चौथे नंबर को मार्क कर दीजिए
कि कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। एक्टिंग ऑफ राज्यपाल बोल सकते हैं इन्हें, है ना, एक्टिंग ऑफ राज्यपाल, गवर्नर, एक्टिंग ऑफ गवर्नर बोल सकते हैं, एक्टिंग गवर्नर बोल सकते हैं इन्हें। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनाता है कि पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो इन्हें श्री पीवी दीक्षित जो है, तो श्री पीवी दीक्षित जो है जिन्होंने 3/2/1966 से 9/2/1966 तक, मतलब 1966 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाता है। फिर उसके बाद आता है श्री सत्यनारायण सिंह जिन्होंने 8/3/1971 से 13/10/1977 तक काम संभाला है। फिर उसके बाद आते हैं श्री निरंजन नाथ बाचू। निरंजन नाथ बाचू के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि ये पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है, पहले राज्यपाल हैं जिनका जन्म की बात करेंगे तो ये सतना में इनका जन्म हुआ है, सतना एमपी में इनका जन्म हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें। फिर उसके बाद आता है श्री चेपुदिरा मुथना पूनाचा। ठीक है, पूनाचा नाम ही कितना का जब का है ना। तो 17/8/1978 से 29/4/1980 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। फिर उसके बाद है श्री भगवत दयाल शर्मा। तो श्री भगवत दयाल शर्मा जो है 30/4/1980 से 14/5/1984 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद इन्होंने ग्रहण किया। अब एक और बात रखिएगा, देखो इतने सारे नामों में से मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ उनको आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट थे, तो फर्स्ट रहे हैं हमारा पट्टाभी सीतारामैया, जिनका टाइम पीरियड जो है सबसे ज्यादा था, लॉन्ग पीरियड के लिए रहे हैं। इनको आपको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है। तो ये है हमारे हरिविनायक पाटेसकर, इनका कार्यकाल है 7 ईयर का। तो यहाँ पर 7 ईयर्स और 7 मंथ, 7 ईयर्स और 7 मंथ और 27 डेज तक इन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पीवी दीक्षित। तो इसे याद रखिएगा, ये पहले, तो फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर कहा जाता है एमपी के, तो फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर है ये। ठीक है, तो एक्टिंग गवर्नर है, तो एक्टिंग गवर्नर है हमारे, तो इन्हें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इनके बारे में आपको याद रखना है, निरंजन नाथ बाचू, इनका जन्म जो है बर्थ प्लेस हमारे सतना में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनाता है कि एमपी के कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनका जन्म एमपी में ही हुआ है, तो जन्मे है सतना के निरंजन नाथ बाचू। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर के जो रहे हमारे कार्यवाहक राज्यपाल, तो दूसरे नंबर पे कार्यवाहक राज्यपाल रहे एक्टिंग गवर्नर जिसे कहा जाता है। तो एक्टिंग गवर्नर दूसरे नंबर के हमारे हैं श्री गुरु प्रसन्न सिंह। ठीक है, तो इन्होंने 26/5/1981 से 9/7/1981 तक काम राज्यपाल के तौर पर काम किया। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाता है कि श्रीमती सरला ग्रेवाल, तो श्रीमती सरला ग्रेवाल 1989 से 6/2/1990 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि श्रीमती सरला ग्रेवाल के बारे में दो बात याद रखिएगा कि ये पहली महिला है मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल बनी, पहली महिला फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर कहा जाता है इन्हें। तो ये पहली महिला राज्यपाल है जो एमपी की श्रीमती सरला ग्रेवाल। एक और बात याद रखिएगा, जब इनको अपॉइंट किया गया, नियुक्ति की गई इनकी, तो इनकी एज बहुत ही कम थी। तो सबसे कम मतलब बहुत इतनी कम नहीं थी कि मतलब सारे के सारे राज्यपाल में आप देखोगे तो सबसे कम एज पर राज्यपाल बनने वाली श्रीमती सरला अग्रवाल थी, तो सबसे कम एज पर। ठीक है, तो 61 वर्ष इनकी एज थी उस समय इनकी नियुक्ति हुई थी, तो सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनी है श्रीमती सरला अग्रवाल। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है, दूसरी बात करते हैं सरला बात के बाद। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर भाई महावीर। इनके बारे में याद रखिएगा कि एक ऐसे राज्यपाल हैं एमपी के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म की बात करेंगे लाहौर में हुआ, भारत से बाहर हुआ है इनका जन्म। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि डॉक्टर भाई महावीर जो है एमपी के एकमात्र, है ना, तो एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनका जन्म
मध्य प्रदेश से क्या, भारत से बाहर हुआ, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, इन्हें आप याद रखिएगा। अब उसके बाद है लाला जी के बारे में आप जानते हो कि लाला जी टंडन जो है, तो इनको आप जानते हो कि सबसे कम सबसे ज्यादा उम्र में, मतलब जैसे सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनी है, वो सरला अग्रवाल को जाना जाता है। एक ऐसे राज्यपाल जिनकी उम्र सबसे ज्यादा थी, तो जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उम्र में राज्यपाल बने हैं, 84 एज पर इन्होंने राज्यपाल पद की शपथ ली है ना, 84 ईयर के थे, अ, इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उम्र में राज्यपाल बने श्री जी लाला जी टंडन। और अभी वर्तमान में अगर देखेंगे, हाँ, और तीसरे नंबर के, तीसरे, थर्ड, एक्टिंग, एक्टिंग बात करेंगे कि एक्टिंग गवर्नर रहे हमारे श्री ओपी कोहली। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल है 16/5/2018 से 2/6/2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। और उसके बाद आता है श्री मंगू पटेल, जो अभी वर्तमान में हमारे हमारे वर्तमान के क्या हैं, तो हमारे वर्तमान समय के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो मंगू पटेल जो है हमारे वर्तमान समय के राज्यपाल हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ये कब आपके इलेक्ट हुए हैं, तो 8/7/2021 से चुने गए हैं, तो 8/7/2021 को चुने गए हैं और अभी तक ये हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो कुछ फैक्ट हैं, इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो जो जो मैंने बताया है उसको आप याद रखिएगा। इन पूरी लिस्ट में आपको सारे नाम नहीं याद रखना है, लेकिन वह याद रखना है जिनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो जैसे अब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला, मध्य प्रदेश की पहली महिला, ठीक है, तो पहली महिला राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो इनको याद रखिएगा, सरला अग्रवाल। ठीक है, सरला अग्रवाल। तो सरला अग्रवाल जो है पहली महिला है और सबसे कम उम्र पे, इनके बारे में है, सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनी है, राज्यपाल बनी 61। ठीक है, नियुक्ति के समय इनकी एज थी 61। उसके बाद आप याद रखिएगा, नियुक्ति के समय, अपॉइंटमेंट के समय अगर देखेंगे, नियुक्ति के समय सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उम्र में, उम्र में राज्यपाल बने, राज्यपाल बने हैं, इनका नाम था अ, श्री लालाजी टंडन, लालाजी टंडन। ठीक है, इनकी एज थी 84 वर्ष के थे ये। उसके बाद मैंने बताया राज्यपाल जिनका जन्म हमारे एमपी में नहीं, एमपी में हुआ है, राज्यपाल जिनका जन्म, जिनका जन्म एमपी में हुआ, एमपी के सतना में है ना, सतना में इनका जन्म है। उसके बाद हम्म, भारत से बाहर, भारत से बाहर जन्मे राज्यपाल, तो इनका नाम था महावीर, डॉक्टर महावीर। ठीक है, तो डॉक्टर महावीर, जहाँ इनका जन्म हुआ है वो है लाहौर पाकिस्तान, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सबसे लंबा टाइम टाइम पीरियड तक रहे, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं, तो इनका नाम लिया जाता है हमारे डॉक्टर तो इनका नाम लिया जाता है श्री हरि विनायक, श्री हरि विनायक पाटेस्कर। ठीक है, तो पाटेस्कर जो है 7 वर्ष, 7 वर्ष और 7 माह 27 दिन तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, कार्यभार संभाला था। एक और बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे राज्यपाल है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो कार्यकाल जो है वर्किंग पीरियड में इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु का
कार्यकाल के दौरान, ठीक है। तो मृत्यु हुई है, इनका नाम लिया जाता है राम प्रसाद राम प्रकाश गुप्त हैं। तो इनका मृत्यु 2004 में हुई थी, ठीक है। राम प्रकाश गुप्त जो इनकी मृत्यु 2004 में हुई थी, तो इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है, इनका जो टाइम पीरियड है ये भी याद रख लिए, कभी कभी बनता है। तो 7/05/2003 से 2003 से इनका कार्यकाल 1/5/2004 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था, और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो इन्हें आप याद रखिएगा। कुछ और फैक्ट में अगर देखा जाए, तो कुछ और फैक्ट में, तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये हैं आपके, तो इन्हें आप याद रखिएगा। डॉक्टर डॉक्टर बलराम, ठीक है, डॉक्टर बलराम झाकड़ झाकड़। तो इन्होंने 7वीं लोकसभा और 8वीं लोकसभा, ठीक है, 7वीं लोकसभा और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ये, ठीक है। इन्हें आप याद रखिएगा, इन्हें आप याद रख एक क्वेश्चन ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार बार बनाए जाने वाले, तो सर्वाधिक बार राज्यपाल राज्यपाल नियुक्त किया है, तो बार बार जो है रिपीट हुए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा कि भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो भगवत दयाल शर्मा जो है, शर्मा, तो ये बार बार बने हैं, तो इसे आप याद रखें। हाँ, एक और क्वेश्चन ये बनाता है कि छत्तीसगढ़ जब था, छत्तीसगढ़ गठन के समय, गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन है ना, आते ही आते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा कि इनका नाम है भाई महावीर महावीर, ठीक है। तो इनके समय में मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से अलग हो जाना हुआ था, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये बनाता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति जब शासन लगा था, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के समय, शासन के समय के राज्यपाल कौन थे, तो इन्हें आप याद रखिएगा। इनका नाम लिया जाता है सत्यनारायण सत्यनारायण सिन्हा। तो सत्यनारायण सिन्हा जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। और सबसे कम समय के राज्यपाल जिनका कार्यकाल बहुत कम था, तो इन्हें आप याद रखिएगा। जीपी सिंह मात्र 6 दिन के राज्यपाल रहे हैं ये, ठीक है। तो मात्र 6 दिन के राज्यपाल रहे हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और सबसे लंबे समय तक एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, जो सबसे लंबे समय तक एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, गवर्नर, इनका नाम लिया जाता है ओपी कोहली, श्री ओपी कोहली, ठीक है। ये आप याद रखिए। एक और बात याद रखिएगा कि भोपाल गैस कांड जब हुआ था, भोपाल गैस कांड, उस समय राज्यपाल कौन थे, के समय के राज्यपाल, ये भी एक क्वेश्चन है ना, राज्यपाल। तो इसे याद रखिएगा, उस समय जो राज्यपाल थे उनका नाम था के एम चांडी, ठीक है। तो के एम चांडी भोपाल गैस कांड के समय के राज्यपाल रहे हैं। जो सबसे कम समय तक राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं जेपी सिंह, जो कि 6 दिनों के लिए रहे मात्र। और राष्ट्रपति शासन जब लगा था मध्य प्रदेश में, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, उस समय के राज्यपाल रहे सत्यनारायण सिन्हा। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो उस समय के राज्यपाल रहे महावीर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राज्यपाल नियुक्त हुए हैं बार बार, तो भगवत दयाल शर्मा का नाम लिया जाता है।
और मध्य प्रदेश में लोकसभा के अध्यक्ष रहे, मतलब ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, तो जाखड़ जो कि 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर जो सबसे लंबे समय के लिए बने, उनका नाम है श्री ओपी कोहली। तो कुछ फैक्ट हैं, इनके साथ आपको याद करते हुए चलना है। चलिए, तो इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक हम्म तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन से रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक, कार्यवाहक मतलब एक्टिंग गवर्नर के बारे में बात करते हैं। एक्टिंग गवर्नर, गवर्नर ऑफ एमपी। तो सबसे पहले नाम लिया जाता है हमारा श्री पीबी दीक्षित, पीबी दीक्षित। दूसरा नाम लिया जाता है श्री जेपी सिंह। ठीक है, ये 2 बार रहे हैं, ये 2 बार बने हैं, 2 टाइम्स रहे हैं इन लोग। उनके बाद आता है श्री एनडी, एनडी ओझा, ओझा। फिर उसके बाद आता है श्री कृष्ण, कृष्ण मोहन, श्री कृष्ण मोहन सेठ। फिर उसके बाद नाम लिया जाता है ओपी, ओपी कोहली, कोहली का। फिर एक नाम और लिया जाता है हमारा श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन, आनंदीबेन पटेल, बेन पटेल। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर कहे जाते हैं। तो एक्टिंग गवर्नर ऑफ एमपी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं हमारे। ठीक है, और बात करते हैं राष्ट्रपति शासन जब लगा। तो आपको पता है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन कौन थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल जब लगा हमारे एमपी में, तो प्रेसिडेंट रूल जब एमपी में लगा था, तो उस समय के राज्यपाल कौन कौन थे। रूल, तो सबसे पहले आते हैं इसमें सत्यनारायण। ठीक है, तो सत्यनारायण सिन्हा, जो पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था, प्रथम वाला, फर्स्ट। ठीक है, तो पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उस समय। दूसरे आते हैं हमारे सी एम पुनासा, अ, पुनाचा है, पुनाचा। ठीक है, जो सेकेंड रूल लगा था उस समय के ये राज्यपाल रहे। थर्ड आपके हैं महमूद, महमूद अली, महमूद अली खान। तो थर्ड जो हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा उस समय के थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट मतलब ये तो हो गया हमारे प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अब राज्यपाल जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, जो हमारे यहाँ के राज्यपाल थे, जो राज्यपाल थे हमारे यहाँ के, तो राज्यपाल जो अन्य राज्यों के, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बने, के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मिनिस्टर ऑफ अदर स्टेट बोल सकते हैं, अदर स्टेट। ठीक है, तो वो राज्यपाल जो कि हमारे एमपी के राज्यपाल रहे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने। तो पहले आते हैं इसमें श्री केसी रेड्डी,
ये मैसूर, ठीक है, मैसूर के राज्यपाल वो मुख्यमंत्री। उसके बाद है श्री CM पुनाचा। तो ये कुर्ग है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर भगवत। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, है ना। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आता है, उसके बाद है श्री राम प्रकाश, राम प्रकाश यादव। तो राम प्रकाश यादव जो है, सॉरी, राम प्रकाश यादव नहीं है, राम प्रकाश गुप्त है। तो राम प्रकाश गुप्त जो है यूपी के मुख्यमंत्री बने, गुप्त है, यूपी के। उसके बाद आते हैं श्री राम नरेश यादव, श्री राम नरेश यादव। तो ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आता है हमारा आनंदीबेन पटेल, पटेल, गुजरात। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट, अब वो राज्यपाल जो लोकायुक्त रहे, राज्यपाल होते हुए, राज्यपाल जो लोकायुक्त, लोकायुक्त बने। ठीक है, तो गवर्नर लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त। तो इसमें आते हैं टीबी, टीबी दीक्षित, और आते हैं हमारे जेपी सिंह। ये दो थे। उसके बाद चलते हैं राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी, अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नर, गवर्नर ऑफ अदर स्टेट से बोल सकते हैं कि गवर्नर ऑफ अदर स्टेट। तो सबसे पहले इनमें नाम लिया जाता है श्री निर निरंजन नाथ पांचू। ठीक है, तो ये केरला के राज्यपाल रहे हैं, तो केरला के राज्यपाल रहे हैं ये। फिर उसके बाद है श्री CM पुनाचा, श्री ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर भगवत, भगवत दयाल शर्मा। तो ये हमारे भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा, उड़ीसा। चौथे नंबर पे आते हैं श्री KM चांडी, KM चांडी। तो KM चांडी जो है गुजरात के राज्यपाल रहे। पांचवें नंबर पे आते हैं डॉक्टर मोहम्मद, मोहम्मद शफी कुरैशी, कुरैशी। ये दो जगह रहे हैं, इनमें याद रखिएगा, बिहार के भी रहे हैं और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मोहन सेठ। तो श्री कृष्ण मोहन सेठ जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं। तो ये भी दो जगह के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस होता है। फिर उसके बाद आता है बलराम, बलराम झाकड़, झाकड़। ये गुजरात, गुजरात के राज्यपाल। फिर उसके बाद आते हैं श्री रामेश्वरम, रामेश्वर, सॉरी, रामेश्वर ठाकुर, ठाकुर। तो ये कर्नाटक
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद आता है हमारा श्री लालजी टंडन का भी नाम लिया जाता है, श्री लालजी टंडन। तो इनका जो है, लालजी टंडन का जो है बिहार, बिहार। फिर उसके बाद आता है एपी कोहली, एपी कोहली। तो इनके लिए लिया जाता है गुजरात, गुजरात। फिर उसके बाद आता है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। तो ये गुजरात के भी रही हैं, गुजरात और सॉरी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और एमपी के भी राज्यपाल रही है ना। तो एमपी के राज्यपाल होते हुए यूपी और छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रही है ये। तो इन्हें आप याद रखिए, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और कुछ ऐसे थे, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण की है, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा कि जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है जिनके पास। तो ये आपके तीन हैं, एक है डॉक्टर, डॉक्टर बी डी शर्मा, डॉक्टर बी डी शर्मा। और दूसरे हैं हमारे डॉक्टर भाई महावीर, महावीर, डॉक्टर भाई महावीर। महावीर। और तीसरे हमारे हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, ठीक है। लास्ट में आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंस बना देता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, कि जब राज्यपाल जो है हमारे एमपी के कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके भी सदस्य रहे हैं। तो संविधान सभा के सदस्य क्या बोल सकते हैं इसे, ऐसे बोल सकते हैं कि राज्यपाल, राज्यपाल जो संविधान के सभा के सदस्य रहे हैं, सदस्य थे, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, असेंबली उसके मेंबर रहे राज्यपाल कौन कौन। तो इसमें सबसे पहले आता है डॉक्टर वी सीतारमैया। तो वो रफ ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबर्स लिख दे रहा हूँ, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो इनमें डॉक्टर बी पट्टा ही सीतारमैया, सीतारमैया ये रहे हैं इनमें। उसमें आता है श्री एच एच वी पाटेस्कर, पाटेस्कर जो है ये राज्यपाल होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी, संविधान सभा की जो सभा के सदस्य थे वो मेंबर्स थे ये। उसके बाद है श्री के सी रेड्डी। फिर उसके बाद आता है हमारा श्री सी एम पुनाचा। और पांचवें नंबर पे आते हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये होता है राज्यपाल वाला पार्ट खत्म। बस इसमें एक चीज और पढ़नी है, हमारी मंत्रिपरिषद और मंत्री
चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे न्यायपालिका में। तो चलिए आगे की क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड डे, जय हिंद।